हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गाइस, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं डेली स्टैटिक जीके सीरीज। इसमें आपको डेली 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके को देखने को मिलेंगे सुबह 7 बजे टी किसी चैनल पर। चैनल का नाम है वरुण अवस्थी जीएस गुरु। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए तो आप वरुण 777 कोड यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया? यानी दिल्ली को भारत की राजधानी कौन से सन में बनाया गया? ऑप्शन है आपके पास 1911, 1912, 1910 या फिर 1905। इसका करेक्ट आंसर है 1911। यानी 1911 में 12 दिसंबर के दिन, तारीख है 12 दिसंबर, याद रखिएगा, किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया एक हाई प्रोफाइल सेरेमनी के साथ। और उसको क्या कहा जाता है? न्यू दिल्ली दरबार। उस सेरेमनी का नाम क्या था? न्यू दिल्ली दरबार। बाकी अगर बात करें कि ओल्ड कैपिटल क्या थी इंडिया की, वो थी कलकत्ता, जिसको कि हम कोलकाता के नाम से भी जानते हैं आज की डेट में। और समर कैपिटल क्या थी? वो थी शिमला। बट अब दिल्ली ही सिर्फ भारत की इकलौती राजधानी है। समर कैपिटल कह सकते हैं इसको, चाहे विंटर कैपिटल, दोनों ही एक ही है। नेक्स्ट इज हु बिल्ट ताजमहल? यानी कि ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां, शेरशाह, नादिर शाह या फिर जहांगीर? इसका करेक्ट आंसर है शाहजहां। शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल, किसकी याद में? इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। यानी मुमताज महल जो इनकी वाइफ थी, उनकी याद में इन्होंने ताजमहल बनवाया। इनका जो टाइम पीरियड है जिसमें इन्होंने रूल किया, वो था 1628 से लेके 1658 तक का। ये फिफ्थ मुगल एम्परर थे। बाकी मुगल एम्परर्स की बात करें, वो कौन थे? पहले थे बाबर, फिर हुमायूं, देन अकबर, जहांगीर, उसके बाद शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनाया, और जो लास्ट थे वो थे औरंगजेब। नेक्स्ट इज विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन? क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहे हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा ग्लैंड है, कौन सा ऐसा ग्लैंड पाया जाता है जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड भी और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करता है। पहले तो जानते हैं कि ये ग्लैंड होते क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? एक तरीके का एक हार्मोन रिलीज करते हैं डायरेक्टली, जो हमारे ब्लड में जाकर के मिल जाते हैं, और वो हार्मोन्स अपना फंक्शन करना वहां से स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल, एड्रिनल ग्लैंड, ये एड्रिनलाइन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है, जो डायरेक्ट ब्लड में जाकर मिलके अपना काम यानी कि फंक्शन अपना शुरू करता है। बाकी अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करी जाए, तो ये रिलीज करते हैं केमिकल सब्सटेंस एक तरीके का, जिसको कहते हैं एंजाइम्स। ये डक्ट्स के थ्रू, यानी कि छोटी छोटी जो नलियां होते हैं उसके थ्रू ये ट्रांसफर होता है एंजाइम्स, और ये लार्जेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी, यानी कि कोई भी ऑर्गन बॉडी का या टिश्यू, लार्जेस्ट टिश्यू, या फिर आउटसाइड द बॉडी और ऑन टू द अनदर सरफेस विद इन द बॉडी, बॉडी की किसी भी सरफेस पे ये वहां पे जाके काम करता है, अपना फंक्शन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो ये है सलाइवरी ग्लैंड। जैसे हम कहते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट होता है, जिसको कहते हैं लार, हिंदी में कहा जाता है लार। हमारे माउथ में जो लार प्रोड्यूस होता है वो सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। फाइन। तो अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की कि इसमें पूछा गया कौन सा ग्लैंड ये दोनों तरीके के काम करता है, हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पैनक्रियास। पैनक्रियास कहाँ पाया जाता है? इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर पैनक्रियास पाया जाता है आपका लीवर के जस्ट नीचे। इसकी शेप इस तरह से होती है। ओके, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, जिनको हम कहते हैं छोटी छोटी नलियां, डक्ट। ओके, ये स्टमक और ये पैनक्रियास की शेप आप देख ही रहे हैं। ये क्या करता है? एंडोक्राइन कैसे? ये रिलीज करता है हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन डायरेक्टली, जो ब्लड में जाकर के मिल जाते हैं। और एक्सोक्राइन कैसे है? ये पैनक्रियाटिक डक्ट में पैनक्रियाटिक फ्लूइड को फ्लो करता है, यानी सिक्रीट करता है वहां पे, जिससे क्या होता है? विच लीड्स टू डुओडेनम। यानी डुओडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से जस्ट पहुंचने वाला जो यहाँ पे एक सिस्टम होता है छोटा सा, उसको हम क्या कहते हैं? डुओडेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन विच ईयर? यानी भारत के पहले जनरल इलेक्शंस कौन से सन में कराए गए थे, कौन से सन में आयोजित करे थे? इसको हम एक तरीके से भी कह सकते हैं कि भारत की पहली लोकसभा किस सन में बनाई गई थी। ऑप्शन है 1921, 1942, 1950 और 1951। इसका करेक्ट आंसर है 1951। थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं इसके साथ साथ। 1951 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑर्गेनाइज कराए गए थे। तारीख क्या थी? 25 अक्टूबर से शुरू हुए थे और 21 फरवरी 1952 तक जाकर ये इलेक्शन चले थे। इसमें जो जीते थे वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। कितने वोट के साथ? 364 सीट्स मिली थी। कितने में से? 489 में से।
जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री घोषित हुए थे उस टाइम पे। और इस लोकसभा का यानी इस फर्स्ट लोकसभा के जो स्पीकर बने थे वो कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि दादा साहब के नाम से भी जाने जाते हैं। अब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की। उसी साल 2 मई की तारीख को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराए गए और उसमें जो जीते थे यानी कि हमारे भारत के जो पहले प्रेसिडेंट बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके अपोजिट कौन खड़े हुए थे? केटी शाह। ये जो इलेक्शन कराए गए थे, इस इलेक्शन के फर्स्ट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए गए थे और इस इलेक्शन कमीशन के चीफ कौन थे उस टाइम पे? उनका नाम है सुकुमार सेन। करंट डेटा की बात कर ले तो करंट लोकसभा कौन सी है? 17th। पीएम कौन है हमारे? नरेंद्र मोदी। मेंबर 543 सॉरी। और ये कब से स्टार्ट हुई है? ये 30 मई 2019 से स्टार्ट हुई है। करंट स्पीकर हमारे कौन है? ओम बिरला। करंट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। अगर करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करी जाए तो वह है मिस्टर सुनील अरोड़ा। ये हमारे 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और इनके साथ साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर। ध्यान देना, यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिखा है, यहाँ पर सिर्फ इलेक्शन कमीशन लिखा है। ये 3 लोगों की टीम मिलकर के ये हेड होते हैं वहां पे, इनकी ऑर्गेनाइज कराती है इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन होते हैं। तो वो 2 इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वो है अशोक लवासा और सुनील चंद्रा। डेटा की बात करने के बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे कि 1951 में जो ऑर्गेनाइज कराए गए थे इलेक्शन, उनमें क्या हुआ था। पाकिस्तान की बात करें तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन पाकिस्तान के कब हुए थे? 7 दिसंबर 1970 में। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन थे यानी राष्ट्रपति कौन थे पाकिस्तान के? उनका नाम है इस्कंदर अली मिर्जा, जो कि साहिबजादा भी अपने नाम में लगवाना पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोबर गैस और बायोगैस मेनली कंटेन्स, यानी गोबर गैस और बायोगैस जो होती है, जिसको कि बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है, उसमें मेनली कौन सी गैस पाई जाती है? सबसे पहले तो आप प्लांट देख लीजिए कैसा होता है। इस तरीके का प्लांट होता है, आपने देखा भी होगा कहीं अगर कोई गांव से या रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने शायद ये देखा भी होगा कि इस तरीके का गोबर गैस प्लांट एक लगाया जाता है, जिसको कि बायोगैस प्लांट भी कहते हैं। इसमें जो रिलीज होती है, जो गैस सबसे ज्यादा होती है वो होती है मीथेन, यानी कि जो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, मीथेन। मीथेन इज द करेक्ट आंसर। ये 50% से लेके 70% तक इसमें से रिलीज होती है। बाकी जो सेकंड इंपॉर्टेंट गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 30 से 40% तक लगभग यहाँ से रिलीज होती है। और बाकी अदर गैसेस बहुत छोटे अमाउंट में पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अ लैंडलॉक्ड सी, यानी कि कौन सा ऐसा समुद्र है, कौन सा ऐसा सी है जो कि लैंडलॉक्ड है, यानी कि वो चारों तरफ सिर्फ जमीन से घिरा हुआ है। आपका जो आंसर है करेक्ट वो है अरल सी। अरल सी, ये अराल सी यानी अराल समुद्र, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये आप इस इमेज में देखिए सबसे पहले, ये रहा यहाँ पे अराल सी। अराल सी पाया जाता है सेंट्रल एशिया में। किस जगह पे? करेक्ट लोकेशन है इसकी देखा जाए तो कजाकिस्तान, ये रहा आपका, और ये रहा आपका उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान के सदर्न पार्ट में और उज्बेकिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट में ये अरल सी देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, यानी कि कौन सा राज्य भारत का ऐसा है जिसकी लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, लंबी कोस्ट लाइन है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। और अगर बात करें स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट किसकी है, वो है गोवा। कोस्ट लाइन का मतलब समुद्र का किनारा, किस राज्य के पास सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन यानी बाउंड्री पाई जाती है? गुजरात। ये जो फिगर है यहाँ पे, इमेज यहाँ पे मैप की आप देख सकते हैं, जितना भी ग्रीन पोर्शन है ये सारा का सारा सिर्फ कोस्टल एरिया की जो स्टेट्स है उनका है। और ये टोटल कितनी है मैं आपको डेटा के साथ दिखाती हूँ। टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन की बात करें, ये सिर्फ स्टैटिक डेटा, आपको अगर देखने का मन है आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए दे रही हूँ यहाँ पे कि टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन कितनी है यहाँ पे इंडिया की, वो है 7516.6 किलोमीटर। लेंथ ऑफ मेनलैंड कोस्ट कितनी है मेनलैंड की बात करें तो, यानी कि ये जो आपका मेनलैंड हो गया, मेनलैंड यानी कि भारत का जो पूरा का पूरा एरिया, उसमें कोस्ट लाइन कितनी है? इतनी। यह है आपकी 5422 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर, जिसमें 9 स्टेट्स आती हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। इसी के साथ साथ 2 यूटीज भी आपको देखने को मिलेंगी, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी। दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी ये सारी की सारी स्टेट्स हैं यहाँ पे,
और पुडुचेरी आपकी यहाँ रही, दमन दीव आपकी यहाँ रही इस जगह पे। और अगर आइलैंड टेरिटरीज कोस्ट लाइन की बात करें तो ये सी में से 2094 किलोमीटर निकल के आती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अंडमान में और लक्षद्वीप में पाई जाती है। आपका लक्षद्वीप यहाँ पे रहा और आपका अंडमान यहाँ पे रहा। टोटल कोस्टल एरिया आपका इस तरह से डिवीजन किया हुआ है। तो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इंडिया की किसकी है? वो है गुजरात की। और अगर स्मॉलेस्ट पूछी जाए तो आंसर है गोवा की। नेक्स्ट इज हु हैज बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? हु इज कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। गाइस ये गुप्ता पीरियड के एक किंग है जिनका की नाम है समुद्रगुप्त। ये कहे जाते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त का जो रेन है यानी रूल टाइम है वो है 335 से लेके 375 एडी तक का। ये गुप्ता डायनेस्टी के एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पॉपुलर किंग रहे हैं। और अगर बात की जाए कि फाउंडर कौन थे गुप्ता डायनेस्टी के, तो वो थे श्रीगुप्त। और रियल फाउंडर की बात करी जाए तो वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये ग्रैंड सन थे श्रीगुप्त के। इनको रियल फाउंडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे पहले तक अभी तक गुप्ता डायनेस्टी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी। सिर्फ इनकी वजह से, इनके रूल की वजह से, इनकी जो वॉर जीतने की जो लिस्ट थी वो इतनी ज्यादा लंबी हो चुकी थी कि ये सबकी नजर में आए, इसलिए गुप्ता डायनेस्टी की पहचान हुई सबसे पहले इन्हीं के शासन काल में, इसलिए इनको रियल फाउंडर कहा जाता है गुप्ता डायनेस्टी का। मोस्ट पावरफुल किंग यानी नेपोलियन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं समुद्रगुप्त। और गुप्ता पीरियड को क्या कंसिडर किया जाता है? इसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा इसी टाइम पीरियड में लिटरेचर, साइंस, कल्चर, इन सब का बहुत ज्यादा से ज्यादा डिस्कवरीज, इन्वेंशंस और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला था। गुप्ता डायनेस्टी के सारे रूलर्स हैं, लास्ट रूलर थे मिस्टर स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद समुद्रगुप्त। गाइस यहाँ पे 5 नंबर यहाँ पे ऐड ऑन कर लेना। समुद्रगुप्त के बाद ये थे 5वें नंबर पे चंद्रगुप्त सेकंड, उसके बाद कुमारगुप्त 6ठे नंबर पे और 7वें नंबर पे यहाँ पे आपके स्कंदगुप्त। ओके, नेक्स्ट इज विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, यानी कि भारत का लार्जेस्ट रिवर बेसिन किसको कहा जाता है, कौन सा है? डेटा में मैंने आपको 10 के 10 दे रखे हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी अगर लार्जेस्ट की बात करी जाए तो वो है ऑप्शन नंबर 4 आपका, यानी कि गंगा बेसिन। गंगा बेसिन को लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया कहा जाता है। विच इज द ओल्डेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी नदी है नर्मदा। नर्मदा इज द ओल्डेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इसको लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है, यानी मध्य प्रदेश की ये जो नदी है मध्य प्रदेश में बहती है, इसको वहां की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। और अगर ओल्डेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, यानी कि इंडिया में तो नर्मदा हो गई, लेकिन अगर विश्व की बात करें वर्ल्ड में, तो ओल्डेस्ट रिवर कौन सी है? वो है रिवर नाइल। ओके, तो गाइज उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी तरीके के डेली 10 जीके, स्टैटिक जीके सीरीज में आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेकर आऊंगी सुबह 7 बजे। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।